हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय चौहान सर। कैसे आप सभी? तो वर्क एनर्जी पावर के हम लोगों ने लगभग 4 लेक्चर कवर कर लिए है ना। और उनमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट उसको ही कह सकते हैं, क्योंकि उस लेक्चर में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसको हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन बहुत टफ होता है और इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी आपको इजीली कैलकुलेट करने के लिए मिल सकती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। रही बात पोटेंशियल एनर्जी की, इसमें दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि इसके लिए कहानी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। जैसे पिछली क्लास में हमने कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल देखे तो उनमें पोटेंशियल एनर्जी का जो कैलकुलेशन था बहुत टफ था, इंटीग्रेशन करना पड़ता आपको। ठीक है, एक अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में जो फार्मूला निकल के आता है दैट इज़ mgh, और mgh में जो m होता है उसको हम लोग क्या क्या कहते हैं, पॉइंट मास कहते हैं। ठीक है, और वो पॉइंट मास वर्टिकली कितना ऊपर उठता है, वो जो h निकल के आता है mgh में उसको हम वर्टिकल हाइट कहते हैं, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला था U बराबर mgh, इसमें m का मतलब था पॉइंट मास और h का मतलब था उस पॉइंट मास की वर्टिकल हाइट। ठीक है, एंड दिस वर्टिकल हाइट मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी ज़ीरो, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस लेवल। ये जो h था ये रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको ज़ीरो भी मान लिया था, हमने इसको पॉजिटिव मान लिया था, हमने साथ में इसको नेगेटिव भी मान लिया था। ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अगर पॉइंट मास है तो फार्मूला लगा ले जाओगे, अगर पॉइंट मास नहीं है उस केस में तुम्हें इंटीग्रेशन करना होगा, और उसको भी हम लोगों ने अवॉइड किया था। जैसे कुछ स्पेशल केस होते हैं कि अगर हमारे पास एक इनफॉर्म बॉडी है तो इनफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करना होता है। जैसे एक रॉड थी, ठीक है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास शायद यहाँ पर कहीं होता, ठीक सेंटर पे, तो इस केस में आपको इंटीग्रेशन करना है तो कर सकते हो, और उसकी जगह पर आप इसको सेंटर ऑफ मास के हेल्प से भी कर सकते हो, है ना। इसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकल कितना ऊपर है तो उससे हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं इस पोटेंशियल एनर्जी पे, क्योंकि जितना इसको आप समझोगे, जितना आप सीखोगे चैप्टर में, उतना ही आप एक तरह से पकड़ बनाओगे। अगर आपने इसको नहीं सीख पाए तो गारंटीड आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कार्य ऊर्जा प्रमेय जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में वर्क एनर्जी थ्योरम, वो सब नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, चलिए ऐसे हमारे पास एक केस है कि मान लो ये ईंट जानते होंगे ना, वैसा कुछ शेप है इसका। ठीक है, ऐसे आपने इसको देखा होगा, इसको हम लोग ईंट कहते हैं ना। और इस ईंट का जो डायमेंशन है वो हम मान लेते हैं कि लेंथ इसकी L है, साइड जो इसकी जो चौड़ाई है, थिकनेस है, ये हमने मान लिया B है, और हाइट इसकी H है। ठीक है, और मास हमने मान लिया इसका M है। क्वेश्चन है इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट एक रेफरेंस लेवल चूज करना होगा, और रेफरेंस लेवल कहीं पर भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, वो हमारे हाथ में होता है। तो सुविधा के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि रेफरेंस लेवल जो है वो इसके सरफेस से ऐसे पास हो रहा, बेस से। ठीक है, ऐसे तो इस केस का जो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगा, इस रेफरेंस लेवल से इस ईंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर माना जाएगा, ठीक हो, सेंटर पे। ठीक है, तो पूरा मास इसका सेंटर पे रखा जा सकता है। ठीक है, फाइनली जो ये ऊंचाई होगी ये हो जाएगी h/2। अब अगर इस केस का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें दैट इज U बराबर mgh/2। अब इसी ईंट को आपने वर्टिकल रख दिया, जैसे हमारे पास ये समझ रहे हैं ना, ईंट ऐसे रखी है। अब इस ईंट को आपने क्या किया, ऐसे रोटेट करवाया, ये वाला सरफेस नीचे और ये वाला टॉप ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो फिगर कुछ ऐसा बना होगा कि मान लो आपने ईंट को ऐसे वर्टिकल रख दिया, और रेफरेंस लेवल आज भी वही हमारे पास बेस वाला
अब जो ये वाला साइड है ना ये ऊपर उठ के जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये जो है ना अब ये ऐसे है, अब ये ऐसे हो गई, ठीक है। लेंथ यहाँ पर एल है, ये वर्टिकल। अब इस केस का सेंटर ऑफ मास कितना ऊंचाई पर हो जाएगा रेफरेंस लेवल से, वो हो जाएगा L/2 पे, ठीक है। कैपिटल एल है तो कैपिटल एल लिख लो इसको। इस केस का इस रेफरेंस लेवल के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी बोलो, U बराबर mg L/2 लिखा जाएगा। अब इसमें तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं करना कि आप इसको इंटीग्रेशन के बाद सॉल्व करोगे तब आंसर तुम्हारा mg L/2 आएगा, ठीक है। तुम इसमें सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। समझ में आ रही बात? अब इसे ईंट को अगर हम ऐसे रख दें, ऐसे, ठीक है। अब ये वाली साइड है ना ये हमको ये दिख रही है, ये हो जाएगा B, ठीक है। ऐसे फिगर ये बन गया होगा ये, ऐसे, ठीक, ये फिगर ऐसे बन गया होगा, ये B हो गया। अब इसका सेंटर ऑफ मास फिर से ठीक सेंटर पे आ जाएगा। इस केस का पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा जाएगा बोलो, mg इंटू B/2 लिखा जाएगा। तो ऐसे ये तो अभी आप देख रहे हो ना कि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन क्या है। बाकी जब कार्य ऊर्जा प्रमेय हम लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखेंगे, तो वहाँ पर इन चीज़ों को दोबारा तुम्हें सॉल्व करना है। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि ईंट को इस ओरिएंटेशन से इस ओरिएंटेशन में ले जाने में, इस ओरिएंटेशन से इसमें ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम को, ठीक है। तो अभी हम चर्चा इन सब पर दोबारा करेंगे, बस आपको बता रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी एनर्जी थी जिसको हमने बोला था एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। इसको भी आप बहुत आराम समझिएगा, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये मान लो कोई एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लिया गया। इस पर एक हमने इसे ब्लॉक रख दिया, ठीक है, एक ब्लॉक ऐसे अटैच कर दिया। m मास का ब्लॉक था, हालांकि मास से कोई लेना देना है नहीं हमारा, ठीक है। ये आप ब्लॉक हटा देते हैं यहाँ पर, नहीं बच्चे सोचेंगे कि वर्क यहाँ पर ब्लॉक को खींचने में किया जा रहा, ठीक है। दी स्प्रिंग का फ्री एंड है, इस फ्री एंड को हमें खींचना है, समझना, इस फ्री एंड को हमें खींचना है। तो आप ये पहले जानते हो कि स्प्रिंग को आप खींचो तो आसानी से आप उसको नहीं खींच पाते, क्यों? क्योंकि स्प्रिंग शायद हमारा अपोज करती है। तो वास्तविकता में स्प्रिंग हमारा अपोज करती है। जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे, इस साइड तो हमने फिक्स कर दिया है, ये सरफेस फिक्स है, पॉइंट फिक्स है। इस साइड से फोर्स अप्लाई करने पर स्प्रिंग में कुछ एक्सपेंशन आया, एक्सपेंशन जैसे मान लो कुछ आया तो हमने मान लिया x। जैसे स्प्रिंग में एक्सपेंशन x आया तो स्प्रिंग एक तरह से जाग गई कि यार मुझे कोई खींचना चाह रहा, तो स्प्रिंग क्या करेगी, अंदर की तरफ बल लगा देगी k × x, ठीक है। अंदर कितना बल लग जाएगा, k × x। ये k × x किसने लगाया, स्प्रिंग ने। x दिया किसने, इस एक्सटर्नल फोर्स ने। अगर एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया जाए तो x फिर से कितना होना चाहेगा, 0 होना चाहेगा, क्योंकि स्प्रिंग वापस अपना शेप रीगेन कर सकती है। इसके पास नेचर जो होता है एक तरह से इलास्टिक नेचर होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया गया तो यहाँ पर स्प्रिंग में इलोंगेशन x आया, तो अंदर की तरफ कितना फोर्स लगा, k × x, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब हमें स्प्रिंग को खींचते जाना है, ठीक। जैसे आप स्प्रिंग को इस पॉइंट से, मान लो यहाँ तक आप इसको खींच चुके हो, ठीक है। स्प्रिंग को इस पॉइंट से यहाँ तक आप खींच चुके हो, ठीक है। कितना, x। तो स्प्रिंग कितना बल लगाएगा अंदर की तरफ, k × x। अब तुम ये बताओ कि स्प्रिंग को जैसे ही इस पॉइंट से हम आगे और खींचेंगे, स्प्रिंग में इलोंगेशन हो रहेगा। जैसे इलोंगेशन बढ़ेगा तो k × x का मान बढ़ता चला जाएगा, और k × x का मान बढ़ने का मतलब कि f एक्सटर्नल को बढ़ाना है, f एक्सटर्नल को बढ़ाना है।
क्यों बढ़ाना पड़ेगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि इस स्प्रिंग में कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना आए, इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना आए, क्योंकि हमें यहाँ पर वर्क कैलकुलेट करना है। स्प्रिंग को खींचने या दबाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और जब वर्क कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए हमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, तो अब ये बताओ कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है ये कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा, क्योंकि जैसे ही आप स्प्रिंग खींचोगे तो x बढ़ता चलेगा, मतलब के इंटू एक्स बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे के एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे आपको एफ एक्सटर्नल बढ़ाते चले जाना है। इसको क्यों बढ़ाना पड़ रहा? ताकि के इंटू एक्स हमेशा इसके बराबर हो, ताकि यहाँ पर इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? एफ एक्सटर्नल को चेंज करना पड़ेगा। तो एक तरह जो भी यहाँ पर बल होगा बाय दिस, जो भी वर्क होगा बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स, वो कांस्टेंट होगा, वेरिएबल। कैसा होगा? वेरिएबल होगा। और वेरिएबल जब भी बात आती है तो वहाँ पर क्या आता है शब्द? इंटीग्रेशन। तो चलिए मान लेते हैं कि हमने स्प्रिंग को इस पॉइंट से यहाँ तक खींचा। ठीक है, स्प्रिंग को हमने इनिशियल इस पॉइंट से यहाँ तक खींचा। अब इस पॉइंट से जैसे हम थोड़ा सा और आगे खींचेंगे फोर्स अलग हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, स्प्रिंग को जरा सा विस्थापित करते हैं, जरा सा खींचते हैं, इतना कम खींचते हैं ताकि जो ये अलग से dx डिस्प्लेसमेंट आएगा, dx एक तरह से एक्सटेंशन आएगा। ये dx इतना कम है कि जो फोर्स होगा k इंटू एक्स वाला वो यहाँ से लेके यहाँ तक कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्क इन इलोंगेटिंग द स्प्रिंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। कितना एक्सपेंशन किया इसमें? dx। तो dw कितना होगा बोलो? f इंटू dx इतना होगा। ठीक है, और f का वैल्यू कितना है बोलो? ये f एक्सटर्नल होता है। ठीक है, ये हमेशा k इंटू एक्स के बराबर होगा, k x इंटू डी एक्स, ये dw हो जाएगा। और आपको क्या करना है? इसको इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना है। इनिशियल x मान लेते हैं 0 है, फाइनल x मान लेते हैं x है। और इनिशियल इसमें कोई भी वर्क हमको नहीं करना पड़ा, चूँकि इनिशियल इसमें कोई एक्सपेंशन था नहीं। एक्सपेंशन 0 पर वर्क कितना करना पड़ा? 0। और यहाँ पे w, तो w बराबर देखो k तो कांस्टेंट, आप इसको बाहर ले लो, x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बोलो? kx²/2 ये बनेगा। वर्क कितना करना पड़ेगा स्प्रिंग को खींचने में? kx²/2। अब क्वेश्चन ये आता है कि पहले इलॉन्गेशन था कितना इसमें? 0। ठीक है, अब जो हमने वर्क किया वो वर्क गया कहाँ? भाई हमने तो इतना वर्क किया है, ये वर्क 100% वर्क नहीं, इस बात को समझना। kx² भी वर्क होता है, बट यहाँ पर /2 आने का मतलब है कि हमने जो वर्क किया है वो 100% वर्क कन्वर्ट नहीं हो पाया पूरी तरीके से। मतलब कि हमने जो वर्क किया वो 100% वर्क कितना था? kx²। हमको दिख कितना रहा? केवल यहाँ पर उसका आधा दिख रहा। बाकी आधा वर्क कहाँ गया? बाकी आधा वर्क स्प्रिंग को जब खींचोगे तो इसके जो एटम से मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, फाइनली इसमें खिंचाव आएगा। उस खिंचाव की वजह से होगा क्या कि अंदर की तरफ जो होगा वो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया होगा, स्प्रिंग का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया होगा। तो आधा जो वर्क आपका गायब हो गया वो कहाँ गायब हुआ? हीट के फॉर्म में गायब हो गया। आपको पता भी नहीं चला कि kx²/2 इट इज़ 100% वर्क ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स। ये 100% वर्क नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स ने जो भी वर्क किया उसका केवल 50% ही आपको दिखा, मतलब 50% शायद पहले से कहीं कंज्यूम हो गया। कहाँ कंज्यूम हुआ होगा? इस स्प्रिंग का टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पढ़ ही नहीं पाते। जब भी कभी हीट में एनर्जी कन्वर्ट हो गया, जो हमने वर्क किया उस वर्क का, अगर जैसे देखो यहाँ पर 1/2 है, कल की डेट में 1/4 हो सकता था। जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ पर 1/2 ही होगा, कल की डेट में 1/4 भी हो सकता है। तो 1/4 kx² का मतलब कि आपने जो भी वर्क किया उसका केवल 25% ही तुमको दिख रहा। 3/4 जो भाग वर्क का होगा वो शायद पहले से ही कहीं ख़त्म हो गया। कहाँ ख़त्म होगा? हीट के फॉर्म में। समझ में आ रही बात? भाई kx² भी वर्क होता है, लेकिन /2 ही क्यों आया? अब ये नहीं कहना कि मैथमेटिक्स के भी आप इंटीग्रेशन से आया, इंटीग्रेशन से आया /2, बट ये जो
एक्चुअल कॉन्सेप्ट है इसका, वो एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि हमने जो वर्क किया 100%, उस 100% वर्क का केवल यहाँ पर कितना दिख रहा, 50%। और यही 50% वर्क क्या होगा, इस स्प्रिंग में जो एनर्जी होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि कहीं पर वर्क है तो गारंटीड वहाँ पर एनर्जी दिखना तय है। ठीक है, तो चलिए अब अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज तो हुआ नहीं था, हमने जो भी वर्क किया एक तरह से क्या हुआ, इस स्प्रिंग की एनर्जी को बढ़ाने में खर्च हो गया। ठीक है, तो फाइनली ये बात हम कहेंगे कि जो वर्क हमने किया है वो वर्क डेल्टा यू में कन्वर्ट हो गया। अब डेल्टा यू क्या, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी। इसको हम लोग कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, चलिए डेल्टा यू जो बनेगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये बनेगा हाफ के एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। अब आपको जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, जैसे आपने देखो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना था, तो आपने सिंपल सबसे पहले देखा कि रेफरेंस लेवल हम यहाँ पर मान लेते हैं। बॉडी मान लो आप इस पॉइंट से यहाँ तक ले गए, तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कितना है आप इस टाइम पर बोलो, कितना एनर्जी इंक्रीज हुआ। तो हालांकि जो आपने वो देखा था कि डेल्टा यू जो होता है इस केस में, वो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल यहाँ पर भी होता है। ठीक है, बट हम यू इनिशियल क्या मान लेते हैं, 0। क्यों मानते हैं, ताकि हम इस पॉइंट की एनर्जी को बाकायदे डिफाइन कर सकें। ठीक है, अगर यू इनिशियल आपने कुछ मान लिया तो इस पॉइंट की एनर्जी कितना उसको तुम डिफाइंड नहीं कर पाओगे। तो हम रेफरेंस लेवल जहाँ पर मानते हैं उस लेवल को ही हमने कहा जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस लेवल से तुम जितना भी ऊपर जाओगे पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो यू फाइनल कितना बनता है बोलो यहाँ पे mgh। ठीक है, तो बॉडी को अगर हम वर्टिकल उठाएं तो किसी पॉइंट से उठाने पर बॉडी कितना एनर्जी राइज होगी, उसके लिए आपको जहाँ से आप उठा रहे हैं उस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, रेफरेंस लेवल। हालांकि मानने के लिए आप कहीं पर भी मान सकते हो, बट हम अपनी सुविधा के लिए इस पॉइंट की एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम जहाँ से उठा के ले जाते हैं उस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, इनिशियल जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ये बात आ रही है समझ में? लेकिन इसमें थोड़ा तकलीफ है। इसमें तकलीफ ये है कि तो एक ही लेवल पर चल रहे हैं। अगर हमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है तो हमें सबसे पहले एक ऐसे पॉइंट को चूज करना पड़ेगा जिस पॉइंट की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो, 0। अब यहाँ पर तो रेफरेंस लेवल हमारे हाथ में था, हमने यहाँ पर मान लिया कि रेफरेंस लेवल वो पॉइंट होता है जहाँ से हम बॉडी को ऊपर उठा के ले जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे लेके जाओगे वहाँ पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट लिखोगे, वर्टिकल हाइट दैट इज h मास इनटू ग्रेविटी, ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। अब इस केस में दिक्कत है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, उसको हम 0 करना चाहते तो कहाँ पर 0 करें। जैसे यहाँ पर 0 कर लिया हमने, तो आपको समझना है कि यू इनिशियल 0 तभी होगा जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगी। नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ का मतलब कि इसमें कोई भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन जैसी बात नहीं है, ये इसकी वास्तविक लंबाई है। इस वास्तविक लंबाई पर जब आपने यहाँ से बॉडी को स्प्रिंग को खींचना शुरू किया, अब जितना खींचोगे उतना इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो आपको इनिशियल 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ फाइनल की तुम एनर्जी की बात करने जा रहे हो वो फाइनल एनर्जी तभी आप बता सकते हो एग्जैक्ट जब इसके पास इनिशियल एनर्जी कितना हो, इनिशियल कितना मानना पड़ेगा, 0। ठीक वैसे बात होगी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी में जॉब करने गए और हमारे पास मान लो पैसा महीने बर्बाद हो गया, मान लो कि 4 लाख रुपए। ठीक है, अब कोई हमसे पूछे कि सर आपने यहाँ पर कितना पैसा कमाया, तुमने बोला कि हमारे खाते में 4 लाख रुपए। तो बच्चा 4 लाख रुपए सुन करके बता सकते क्या कि हमने एक महीने में यहाँ पर कितना कमाया, वो नहीं बता पाएगा। वो क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसको ये बात नहीं पता कि हमारे पास जब इस कंपनी में जॉब करने है तब हमारे पास इनिशियल कितना पैसे था। अगर इनिशियल पता होता कि हमारे पास इनिशियल मान लो 1 लाख रुपए, ठीक है, इनिशियल हमारे पास 1 लाख रुपए और एक महीने में टोटल कितना है, 4 लाख, तो फाइनली आप ये कहोगे सर एक महीने में आपने 3 लाख रुपए का वर्क किया।
या इनिशियल हम 0 मान लें, या हमसे पूछता बच्चा तुम कहते हैं कि हमारे पास इनिशियल 0 थे और आज के टाइम में कितना है, तो फाइनल हो जाएगा हमारा। समझ में आ रही बात? तो कुल मिला के आपको सबसे पहले देखना है कि इनिशियल जो पॉइंट है उस इनिशियल पॉइंट पर एनर्जी है कितना। अगर वो 0 है तो जो फाइनल बनेगा वो एक तरह से उनके बीच का डिफरेंस ऑफ एनर्जी हो जाएगा और वही फाइनल पॉइंट की एनर्जी हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले आप स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना चाहते तो आपको एक ऐसे पॉइंट की चर्चा करनी पड़ेगी जिस पॉइंट पर यू इनिशियल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वो तभी पॉसिबल होगा जब स्प्रिंग कैसे होगी, नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ का मतलब कि इसमें कोई भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन वाली बात नहीं हो रही। समझ में आ रही बात? चलिए ये बात हो गई। अब देखो बचा क्या हमारे पास, यू फाइनल। अब एक ही है तो इसको फाइनल लिखो और चाहे सिंपल यू लिख लो, ये बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का तब है जब इनिशियल कितना माना गया था, 0 माना गया था। ठीक है, चलिए यहां तक आप इसको अच्छे से, ये हमारा फार्मूला है कि स्प्रिंग जब भी एक्स कंप्रेस होगी या इलोंगेट होगी उस स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। जो एक्स यहाँ पर इस एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कंप्रेशन और इसको हम लोग इलोंगेशन दोनों कह सकते हैं। इसको हम लोग कंप्रेशन या इलोंगेशन दोनों कह सकते हैं। ठीक है, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग या इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, एक्स कंप्रेशन भी हो सकता है, इलोंगेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब कंप्रेशन है तो आप इसको नेगेटिव कहोगे, इलोंगेशन है तो आप इसको पॉजिटिव कहोगे। बट आप समझो कंप्रेशन नेगेटिव मानने का मतलब कि नेगेटिव का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और इलोंगेशन तो पॉजिटिव मान ही लिया है तो ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव रहना है। और कंप्रेशन में नेगेटिव मानने का मतलब कि ये नेगेटिव का स्क्वायर फिर से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसे होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे कंप्रेशन की बात हो चाहे इलोंगेशन की बात हो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0। ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 तीनों एक साथ हो सकती है। बट यहाँ पर 0 होने की कंडीशन क्या है, केवल नेचुरल लेंथ। जब बॉडी या स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है तब उस केस में इसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ है, 0। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्वेश्चन आपसे ये सब तो खैर चलिए बेसिक चर्चा हो गई। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, स्प्रिंग पहले से कुछ इलोंगेट हो चुकी थी, स्प्रिंग पहले से इलोंगेट कुछ हो चुकी थी। अगर पहले से स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन या कंप्रेशन है तो उस केस में स्प्रिंग में कुछ ना कुछ पहले से एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी। ठीक है, स्प्रिंग में पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो गई होगी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे मान लो स्प्रिंग पहले से कुछ इलोंगेट थी x1 और आप उसको x1 से x2 लेके जाना चाहते हो तो तुम्हें x1 से x2 ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ये बात हमने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ होती है उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है, 0। बट अगर पहले से कुछ इलोंगेट है या पहले से कुछ कंप्रेस है तो उस केस में उस पॉइंट पर भी उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी। अब क्वेश्चन हमसे पूछेगा वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको करने के तुम्हारे पास दो तरीके हैं। एक तो जो डेरिवेशन तुमने सीखा उस डेरिवेशन के बिहाफ पर भी इसको कर सकते हो। चलिए हम दोनों मेथड समझते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। इसका भी कैलकुलेशन उतना ईजी होता नहीं है। जैसे कहा जाए कि मान लो स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये इसका नेचुरल लेंथ है। बट स्प्रिंग यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, स्प्रिंग आगे है। ठीक है, स्प्रिंग यहाँ पर है।
ठीक है, ये क्या है इसका नेचुरल लेंथ पॉइंट, नेचुरल लेंथ का पॉइंट है ये, ठीक है। और इस नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग पहले से कितना खिंचा हुआ है x1। क्वेश्चन हमारे है कि इस स्प्रिंग को यहां से आपको x2 खींचना है, ठीक है। इसी में हम बना दे रहे हैं, ठीक है। स्प्रिंग को x2 खींचना आपको यहां से, कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास एक तरीका था, x पे चल के dx का एलिमेंट लिया गया था, x पे चल के dx वर्क किया गया था कह सकते हैं। तो आपने लिखा था k इंटू एक्स इंटू dx और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2, कितना वर्क करना पड़ेगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। मतलब क्या निकलेगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, ये बना होगा। इतनी बात आ रही है समझ में। या तो एक तरीका तुम्हारे पास इंटीग्रेशन है, दूसरा तरीका हमने क्या लिखा, जो भी वर्क होता है वर्क को कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, और वो हमेशा u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर w के होगा। अब u फाइनल का मतलब क्या था, देखो जहां पर स्प्रिंग को हम खींच के ले गए उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगी, आज की डेट में बोलो हाफ के x2 स्क्वायर बनेगी। जहां से हम इसको ले जा रहे हैं उस पॉइंट के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, दैट इज हाफ के x1 स्क्वायर, यही बच्चों w हो जाएगा हमारा। देखो सेम आंसर आएगा, तुमको इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, k इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई 2, इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना तुमको। यही बात तुमने बोले कि हम कितना यहाँ पर कितने पैसे का वर्क किए, उसको हम कैलकुलेट तभी कर पाएंगे जब हमको पहले से बताओ कि हमारे पास इनिशियल कितना अमाउंट था। अगर इनिशियल 0 है तो जो अंतिम होगा वही हमारे पास टोटल वर्क के बराबर होगा। अगर इनिशियल कुछ है तो उस इनिशियल को हमें क्या करना है, जो अंतिम हमारे पास टोटल पैसा बनेगा उस टोटल पैसे से इनिशियल कितना पैसा था उसको माइनस करना पड़ेगा। वो जो डिफरेंस ऑफ पैसा निकल के आएगा, जितना हमने पैसा यहाँ पर कमाया है, जितना हमने वर्क किया है, वो निकल के आ जाएगा। समझ में आ रही बात। एक तरीका ये था, इसको मेथड 2 कह लो, ये मेथड 1 है। इसमें तुमको इंटीग्रेशन करना है, इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना, डायरेक्ट तुमको लिखना है अंतिम कितना है प्रारंभिक कितना, इनका डिफरेंस दैट इज वर्क। समझ में आ रही बात। चलिए ये बात हो गई। क्वेश्चन तुमसे एक तो और इसमें बढ़िया पूछेगा, एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि मान लो स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ से x हमने खींचा, इसमें वर्क W1 करना पड़ा, वर्क इसमें W1, और इसको आप फिर से x खींचे, ठीक है। ये वाला x नेचुरल लेंथ से हमने लिया है, ठीक है। अगला x जहां पर हम पहुंचे उसके बाद का है, ठीक है। फिर अगला x हमने और लिया। क्वेश्चन है कि स्प्रिंग को हम बराबर 3 भाग में खींच रहे हैं, पहले 1 सेंटीमीटर W1, अगला 1 सेंटीमीटर W2, अगला 1 सेंटीमीटर W3। मतलब कि इक्वल इलोंगेशन लाने में क्या इक्वल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि W1 W2 और W3 का रिलेशन क्या होगा, ठीक है। स्प्रिंग को हम नेचुरल लेंथ से x 3 बार हमने इसको इक्वल लेंथ में इलोंगेट किया। अच्छा, यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इसको आप क्या मान के चलोगे, यू इनिशियल क्या मान के चलोगे, 0, ठीक है। यू इनिशियल क्या मान के चलेंगे, 0। इस पॉइंट का यू फाइनल कितना होगा, यू फाइनल 1, ये यू फाइनल 2 और यू फाइनल ये 3। इसको हम पहले करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस जो हमने अभी सीखा कि वर्क को करने के लिए हमारे पास तरीका जो था W बराबर था कि x dx और इसका इंटीग्रेशन,
ठीक है। W1 कैलकुलेट करोगे तो इनिशियल देखो हमारे पास x1 कितना 0, x2 कितना हमारे पास बोलो x, तो W1 कितना आएगा, W1 आएगा हाफ kx स्क्वायर, ये W1 आ गया। अच्छा W2 कैलकुलेट करना तुमको, तो यहाँ से तुमको जाना है, ठीक है। इनिशियल कितना इलॉन्गेशन इसमें x, फाइनल इसी पॉइंट से कितना है 2x, ठीक है। तो W2 कैलकुलेट करने का मतलब है, W2 कैलकुलेट करोगे तुम हाफ k इंटू W2, देखो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से टोटल हम लिख लेते हैं, कितना इलॉन्गेशन इसमें टोटल 2x, इस 2x को खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा टोटल W1 प्लस W2, तो इस बार हम ऐसे लिखते हैं W1 प्लस W2 बराबर हाफ के इंटू 2x का स्क्वायर बनेगा। बताओ W2 कितना आएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर बाहर ले लो, कितना बचेगा यहाँ पे 4, और W1 साइड जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, W2 कितना आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। ऐसे W3 आप कैलकुलेट करोगे तो W3 कैलकुलेट करने का मतलब ये बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। देखो टोटल 6 हो जाएगा, टोटल का जो 3 है 3 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, और 6 माइनस जब इसको आप माइनस करोगे तो फाइनली कितना आएगा 5 आ जाएगा, आएगा 5 आएगा। W1 प्लस W2 प्लस W3 बराबर कितना हो जाएगा हाफ के इंटू 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, ठीक। उस साइड ले जाओगे ये वाली चीज़ तो माइनस हो जाएगा, फाइनली यहाँ पर क्या बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 5, ये तीसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो आप देखो W1 W2 और W3 इनका रेशियो कितना बन रहा है 1 3 5। अगला x कितना होगा, अगर अगले x पर चर्चा की जाती तो क्या बनता बोलो, ये 7 बनता, आगे क्या बनता 9। ऐसा केस तुमने कहाँ पढ़ा, ऐसा केस तुमने पढ़ा जब बॉडी को हम फ्री फॉल करवाते हैं, तो बॉडी जब नीचे जाती है तो इक्वल टाइम इंटरवल में जो हाइट ये गेन करती है h1 h2 h3, इनका भी अनुपात होता है, रेशियो होता है 1:3:5 का होता है, ठीक है। तो इससे हमने इसको कंपेयर कर लिया। अच्छा इसको हम एनर्जी मेथड सॉल्व कर सकते हैं क्या, एनर्जी मेथड से आप सॉल्व करो। यहाँ पर देखो u फाइनल 1 माइनस u इनिशियल कितना बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, इनका डिफरेंस देखो u फाइनल 2 माइनस u फाइनल 1 इनिशियल। अगर W1 कैलकुलेट करना है तुमको तो W1 बराबर क्या लिखते हैं u फाइनल 1 माइनस u इनिशियल, ठीक है। W1 कितना आएगा, u फाइनल 1 कितना लिखते तुम हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल कितना बनता 0, क्या W1 ऐसे आता। अच्छा W2 बराबर क्या लिखते, अब ये फाइनल होगा ये इनिशियल, ये फाइनल ये इनिशियल, क्या लिखते बोलो u फाइनल 2 माइनस u फाइनल 1, ठीक है। क्या बनता बोलो बोलो क्या बनता, ये u फाइनल 2 ये बनता तुम्हारे पास हाफ के इंटू 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर मतलब कि 4x स्क्वायर माइनस u फाइनल 1 कितना था हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। देखो डिफरेंस कितना बन जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। ये W2 आ गया। ऐसे तुम W3 यहाँ से निकालो, W3 कितना बनता बोलो u फाइनल 3 माइनस u फाइनल 2, u फाइनल 3 क्या लिखते तुम बोलो हाफ के इंटू 3x का होल स्क्वायर माइनस u फाइनल 2 कितना बनता हाफ के इंटू 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। W3 कितना आता बोलो, ये 9 माइनस 4 कितना बन जाता 5, ये बनता हाफ के एक्स स्क्वायर इंटू 5,
देखो सेम आंसर आएगा यहाँ से भी। समझ में आ रही बात? तो आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करो, चाहे तो ऐसे आप इसको एनर्जी मेथड सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको आप छाप लो जल्दी से। अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन कोई सा भी करोगे वर्क पर बेस, एक वर्क पर बेस बढ़िया क्वेश्चन तुमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी मिल सकता है और कार्य ऊर्जा प्रमेय से मिल सकता है। तो एक बढ़िया क्वेश्चन अगर आपको करना वर्क पर, एनर्जी पर, तो उसके लिए तुम्हें थ्योरम आनी चाहिए, लॉ ऑफ, और क्या कहते हैं उसको हम लोग, कार्य ऊर्जा प्रमेय। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ये इम्पॉर्टेंट। इसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसको हम लोग लिखते हैं अंग्रेजी में वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं इसको हम लोग कार्य ऊर्जा प्रमेय भी कहते हैं। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और इसको तुम फिजिक्स के व्याप पे नहीं समझना, इसको अपनी लाइफ में इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट करना कि कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। ठीक है, चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय के जो थ्योरम है वो है क्या चीज़। थ्योरम तो मुश्किल से 4 से 5 लाइन में डिराइव हो जाएगी। बाकी इसका जो मतलब है लाइफ के हिसाब से भी बड़ा अच्छा मतलब निकल के आता है। और फिजिक्स में जब आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो वहाँ पर भी इसका अच्छा खासा रोल रहता है। ठीक है, तो चलिए इसे मान लेते कोई बॉडी है m मास की। इस बॉडी पर हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, और एक कार्य ऊर्जा प्रमेय जो हमने कैलकुलेट करनी है ये तब कैलकुलेट की जाती है जब बॉडी पर पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी वर्क देखे उन सभी वर्क में बॉडी को विस्थापित करते समय एनर्जी में, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं था। आज के टाइम में तुम्हें क्या करना है, इस थ्योरम के व्याप पे ये मान लेना कि बॉडी के पास पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी है जिसको हमने कहा यू इसके पास काइनेटिक, यू इसकी प्रारंभिक वेग है। ठीक है, हमने बल लगाया F, इस बल के द्वारा बॉडी में कुछ विस्थापन हुआ, बॉडी में कुछ विस्थापन हुआ। विस्थापन कितना है D। ठीक है, विस्थापन कितना इसमें D, और यहाँ पर फोर्स लग ही रहा तो मतलब इसकी वेलोसिटी D विस्थापन या D दूरी चलने पर इसका जो वेलोसिटी बढ़ करके कुछ अलग हो गया होगा, मान लेते हैं V है। तो जो यहाँ पर फोर्स वर्क करेगा क्या सिंपल F/d होगा इस बार। इस चीज को थोड़ा समझो, जो वर्क होगा क्या डायरेक्ट यहाँ पर F/d लिखोगे भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब कि एक ऐसा वर्क जिससे कुछ एनर्जी दिख रही है, जिससे कुछ एनर्जी दिख रही है। F फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी के पास पहले से कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर पहुँचने पर इसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ा चेंज हो गई। तो कुल मिला के इस बल ने क्या किया, इस बल ने वर्क किया, वो वर्क गया कहाँ, वर्क कहीं ना कहीं तो गया होगा, कहाँ गया चलिए ढूंढा जाए। हम पहले अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होता है, अंतिम वेलोसिटी का स्क्वायर प्रारंभिक वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस, इक्वेशन होती है थर्ड इक्वेशन। क्या बनेगा, v स्क्वायर u स्क्वायर 2a इंटू डी, और न्यूटन साहब के हिसाब से जो बल होता है मास इंटू एक्सलेशन के बराबर होगा। ठीक है, मतलब एक्सलेशन कितना होगा, F/m के इक्वल। ठीक है, F/m के इक्वल। देखो क्या निकल के आएगा, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2F/m इंटू डी, ये आएगा। और इसमें लोग क्या करें, थोड़ा सा कलाकारी, u स्क्वायर इस साइड लाओ, माइनस हो गई है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर कितना बना 2F इंटू डी बाई एम बनेगा।
मास मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनेगा बोलो, mv² माइनस mu², और 2 से आप डिवाइड कर लो, ये मास मल्टीप्लाई होगा और 2 यहाँ पर पूरे का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, बराबर कितना होगा F × D। गौर से देखो इसको, F × D क्या दिख रहा है तुमको, F × D है क्या चीज़, ये पहले से हम जानते हैं कि बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाए और बॉडी में विस्थापन होगा तो जो बल होगा ना क्या करेगा, वर्क करेगा। वर्क कितना करेगा, बल गुणे विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हम पहले जानते हैं, जो वर्क होता है F × D के बराबर होगा। लेकिन ये जो वर्क हमने पहले देखा था उस केस में बॉडी को आपने सिर्फ विस्थापित किया था। विस्थापित करने का मतलब यहाँ पर बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना थी, 0। इस पर फोर्स अप्लाई किया आपने, इस फोर्स के द्वारा बॉडी यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है, ठीक है। अंतिम वेलोसिटी भी कितना था इसका, 0। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा होगा कि अगर ये चीज पहले थी तो हमने इसको कंसीडर क्यों नहीं किया, या ये नहीं थी तो क्यों नहीं थी, क्योंकि आज भी बॉडी पर F फोर्स अप्लाई किया, D विस्थापन है, F फोर्स अप्लाई किया, इसके पास इनिशियल कुछ वेलोसिटी थी, अब फाइनल कुछ और वेलोसिटी। तो इस बल ने जो वर्क किया, वर्क गया है कहाँ, इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। लेकिन ये वाला वर्क कहाँ गया, यहाँ पर तुमने डायरेक्ट क्या लिखा, W बराबर F × D, सिंपल F × D लिखा तुमने, बराबर में काइनेटिक एनर्जी में चेंज, ऐसा कुछ आपने नहीं बोला था। समझ रहे इस चीज को, इसमें और इसमें अंतर है। इसमें आपने क्या किया था, जब भी आपने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी वर्क की, वर्क का मतलब था कि बॉडी को विस्थापित करते समय जो वर्क होता है वो बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है, ठीक है। बल हमेशा विस्थापन की दिशा में है। और यहाँ पर आपने चीज़ एक बार नोट की थी कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितना था, यहाँ पर 0, फाइनल कितना था, 0। आपने सिर्फ बॉडी को उठा करके यहाँ पर रख दिया था। वहाँ पर हमने आपसे बोला था कि न्यूटन साहब बात कह के चले गए कि जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन आएगा। ये एक्सेलेरेशन क्या करेगा, वेलोसिटी को चेंज करेगा, बट वेलोसिटी चेंज हुआ नहीं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। या तो पहले की बात गलत थी या तो आज की बात गलत है, क्योंकि वही केस बॉडी m मास की F फोर्स अप्लाई किया, इनिशियल अगर तुम्हारा मन है कि सर यहाँ पर इनिशियल u है इसलिए v है, चलो हम इनिशियल 0 मान लेते हैं। अब बताओ इनिशियल 0 है तो ये तो 0 होगा ना, बट ये 0 नहीं होगा। मतलब ये है यहाँ पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया, शायद कोई ऐसा यहाँ पर बैठा है जो इसकी वेलोसिटी को बढ़ने से रोक रहा था। कौन था वो, फ्रिक्शन। कौन था भाई, फ्रिक्शन। वहां पर हमने चीज नहीं बोली कि यहां पर फ्रिक्शन है, वहां पर हमने बात नहीं बोली, बट फ्रिक्शन वहां पर था। उसी फ्रिक्शन ने इसकी वेलोसिटी को बढ़ने से रोका था। नहीं तो स्टार्टिंग में जैसे तुमने वर्क कैलकुलेट किया F × D, वो F × D तब कैलकुलेट किया जब बॉडी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं था। और अगर बॉडी पर फोर्स है फिर भी एक्सेलेरेशन नहीं है, मतलब कि शायद बॉडी का जो F है उस F को कोई ख़त्म कर दिया, और ख़त्म करने वाला कौन है यहाँ पे, फ्रिक्शन। समझ में आ रही बात। अगर फोर्स था तो एक्सेलेरेशन होना चाहिए था, बट एक्सेलेरेशन है कितना, 0। मतलब कि इस F का अपोजिशन किसने किया था, फ्रिक्शन ने। तो क्या इस केस पर हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्क हुआ है ये वर्क एनर्जी चेंज ही नहीं किया। टॉपिक क्या चल रहा हमारा, वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब कार्य ऊर्जा प्रमेय। मतलब कि जो वर्क होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ वाला जो वर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो आप ये बात यहाँ पे लिखना कि जो फोर्स था ये फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो गया था, तब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ था। और हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स, एक तरह से नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब भी प्रेजेंट होगा तो उस केस में इस थ्योरम का यूज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ फील करने से आती है।
कार्य ऊर्जा प्रमेय तब वैलिड होगी जब यहाँ पर कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया, अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से रोकेगा, हो सकता बढ़ने ही ना दे। तुमने वर्क किया, तुमने पूरा एफर्ट लगाया बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाने में, लेकिन वेलोसिटी बढ़ी नहीं, बॉडी विस्थापित जरूर हो गई बट काइनेटिक एनर्जी में कोई चीज़ नहीं है। मतलब कि जो तुमने वर्क किया उस वर्क से एनर्जी नहीं बनी। समझ में आ रही बात, एनर्जी नहीं बनी। किसने बनने नहीं दिया, फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पर बात आप नोट करना, फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव। और जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा वहाँ पर कार्य ऊर्जा प्रमेय वैलिड नहीं होंगे। समझ में आ रही बात। वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड ऑन कंजर्वेटिव फोर्स या इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ रही बात। बहुत डिटेल में जाकर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ये बात तुम नहीं सोच पाते कि पहले F/d हमने पढ़ा, फोर्स था, बॉडी थी, विस्थापन था, बट वेलोसिटी में कोई चीज़ नहीं था। तो फ्रिक्शन यहाँ पर था बट हमने फ्रिक्शन सोचा नहीं था, फ्रिक्शन शायद है। समझ में आ रही बात। अच्छा चलो इस पर हम लोग वापस आते हैं। वेलोसिटी हम यहाँ पर जीरो नहीं मानते, ठीक है। वेलोसिटी इनिशियल इसके पास u है। ये mv²/2 अंतिम वेलोसिटी, mv²/2 क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और mu²/2 भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी। बात अलग है, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि जो F/d है जिसको हम कहेंगे वर्क, F/d ये किसके बराबर होगा, वर्क के। और बराबर में क्या लिखा जाएगा बोलो, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, आप क्या लिखोगे इसको, हाफ mv² मतलब अंतिम काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो W बराबर यहाँ से निकल के आएगा अंतिम माइनस प्रारंभिक का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि डेल्टा KE। ये थ्योरम निकल के आते हैं। मतलब कि यहाँ पर 100% वर्क जो हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में। ठीक है, 100% वर्क कन्वर्टेड इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये थ्योरम तब अप्लाई करना, तुमको यहाँ पर पॉइंट लिख लेना, थ्योरम तब अप्लाई करनी जब कैसा फोर्स होगा, कैसे फोर्स होंगे यहाँ पर, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सब कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स हैं। फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव। तो जब भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात आएगी तो वहाँ पर इस थ्योरम का यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग। समझ में आ रही बात। अब इसको कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं कि जो है देखो जो W है इसको आप लिखोगे वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, वर्क डन बाई ऑल कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस, बात तो ही निकल के आ रही है ना, ये बात हमने हिंदी में लिखवा दी ना, दिस थ्योरम वैलिड ऑन इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उस केस में एनर्जी में कोई लॉस होगा नहीं, जो भी वर्क होगा वो 100% किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। आ रही बात समझ में। तो अब इसको लोग ऐसे बड़ा खतरनाक तरीके से बताते हैं कि वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ दिस। फालतू का ससुरा, कोई मतलब नहीं, समझो इसको समझो। वर्क डन बराबर क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर रेफरेंस लेवल तो सेम है, तो इसमें केवल चेंज क्या है, काइनेटिक एनर्जी का। इसको थोड़ा और डिटेल में हम लोग समझते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम केवल काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए नहीं होती है। समझ में आ रही बात। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ये पॉइंट आप हिंदी में लिख लेना कि वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है,
और कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या है उनके एग्जांपल लिख लेना। मैग्नेटिक फोर्स जो कि 12th का पार्ट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी 12th का पार्ट है, ग्रेविटेशनल फोर्स 11th का पार्ट। ये सब कैसे फोर्स होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लो कि हमें इस थ्योरम का यूज करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बिहाफ पे। ठीक है, जैसे मान लो बॉडी थी एम मास की, इसको उठा करके आपने यहाँ पे रखा। ठीक है, ये इसका फाइनल पॉइंट है। ये केवल और केवल किस फील्ड में है, कैसे माहौल में? कंजर्वेटिव फोर्स के माहौल में। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं? रेफरेंस लेवल। अपनी सुविधा के लिए इसको हम क्या मानेंगे? रेफरेंस लेवल। इस पॉइंट के लिए यू इनिशियल क्या लिखा जाएगा? 0। ठीक है, ये क्या लिखा जाएगा? यू फाइनल। ठीक है, चलिए हाइट यहाँ पर इस मान लेते हैं। बॉडी की इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी है 0 है, फाइनल कुछ ना कुछ बनेगी। बॉडी का वेट नीचे कितना बनना होगा बोलो? mg। बॉडी का वेट कितना होगा नीचे? mg। बताओ बॉडी को उठाने में वर्क करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है, करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ पर पहला केस है मानना है कि इस बॉडी के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कितना? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0। फाइनल भी कितना लिखना तुमको? 0। ठीक है, बताओ वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ग्रेविटी नीचे, मतलब क्या बन गया? माइनस का mgh। ये बाई ग्रेविटी है। हमने कितना वर्क किया है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी कितना वर्क हो रहा? दैट इज प्लस का mgh। ये वर्क हो रहा, वर्क हुआ, मतलब कि वर्क अगर है तो कहीं ना कहीं एनर्जी भी गारंटीड बनेगी। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे नहीं है तो जो वर्क होगा गारंटीड वर्क क्या करेगा? एनर्जी को चेंज करेगा। और ये बात हो रही इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कि वर्क है तो गारंटीड यहाँ पर एनर्जी होना तय। अब एक चीज़ हमने यहाँ पर पहले फिक्स कर ली कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। ये वर्क गया कहाँ? ये वर्क गया पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इनिशियल कितना हमने मान लिया यहाँ पे? 0। ठीक है, ये आप इसको इनिशियल 0 नहीं मानो, चूंकि कुछ भी हो सकता है। W बराबर क्या लिखोगे? डेल्टा यू। तो यहाँ पर जो भी वर्क हुआ वो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हुआ? पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि बॉडी को आप दौड़ाते हुए लेके गए ऊपर। ठीक है, बॉडी पर हमने कुछ फोर्स अप्लाई किया, इस फोर्स ने क्या किया? अच्छा मास इसका m मान लेते हैं, बॉडी यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि इसके पास इनिशियल कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, हमने इसको नॉन जीरो मान लिया। यहाँ पर इसके पास फाइनल कुछ काइनेटिक एनर्जी है, इसको हमने मान लिया नॉन जीरो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी रेफरेंस लेवल यहाँ पे हमने इस लेवल को नहीं माना, ये भी नॉन जीरो है। रेफरेंस लेवल से ऊपर गए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, यू फाइनल भी कैसा यहाँ पे? नॉन जीरो। ठीक है, अब इस केस में बताओ टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क यहाँ पर कितना हुआ? वर्क तो होना था चूंकि यहाँ पर एनर्जी में चेंज है, और ये बात हो रही इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब जो यहाँ पर वर्क हुआ उस वर्क ने किया क्या? शायद दो काम किए। वर्क ने यहाँ पर दो काम किए, एक तो काइनेटिक एनर्जी चेंज किया, मतलब डेल्टा के ई की बात किया होगा इसने। दूसरा बॉडी ऊपर उठ रही है, तो बॉडी ऊपर उठने का मतलब कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हुई। तो W बराबर क्या बन गया? डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू। ठीक है, अब इसी को लोग कहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा के ई। ऐसे लोग लिख के दे देते हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं भाई। आप ऐसे इसको रटो, एवरी वर्क इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी, दिस एनर्जी मे बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मे बी काइनेटिक एनर्जी आपने पहले पढ़ा था, इट मे बी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ रही बात? अपनी तरीके से इसको समझो। एवरी वर्क, कार्य ऊर्जा प्रमेय को आप अपनी लाइफ में इसको एक तरह से इम्प्लीमेंट करो कि जो भी वर्क आप करते हैं उस वर्क से गारंटीड कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर हो रही होगी।
अगर आपने अच्छी जगह पर वर्क किया है तो उस वर्क के बदले तुमको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने तय हैं। समझ में आ रही बात? अब कोई बच्चा जैसे पढ़ रहा 4 घंटे पढ़े, 4 घंटे की मेहनत के हिसाब से उसका नंबर आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट आना तय। अब कोई बच्चा 8 घंटे पढ़ेगा, बट 8 घंटे सिर्फ पढ़ेगी नहीं, पता चला कि पढ़ते समय कॉपी तो खुली है बट अंदर व्हाट्सएप चला रहा वो, है ना, या अंदर किसी की फ़ोटो देख रहा। फोटो मतलब ज़रूरी नहीं कि मतलब कि, तो जैसी मेहनत होगी वैसा रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट आना तय। मतलब ये जो नियम है पूरे ब्रह्मांड पर वैलिड होता है। एवरी वर्क इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी, एवरी वर्क इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। बस शर्त ये है कि यहाँ पर फोर्स कैसा होना चाहिए, किस क्षेत्र में होना चाहिए, बात ये इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फील्ड। समझ में आ रही बात? तो आप एक कॉमन लैंग्वेज रटोगे आज के बाद, एवरी वर्क इज कन्वर्ट इनटू एनर्जी, दिस एनर्जी मे बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मे बी पोटेंशियल एनर्जी, मे बी बोथ, ये दोनों हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो आप इतना याद रखना अच्छे से, ठीक है। चलिए अब इसको हमें अप्लाई करना है। इस थ्योरम के यहाँ पर हमें क्वेश्चन करने हैं। चलो एक छोटा सा चुटकुला देते तुमको। चुटकुला, चलो ऐसा क्वेश्चन देते कि मान लो कि, अच्छा भी जस्ट हमने कुछ समय पहले आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया था कि मान लो कोई एक ईंट है, ये एक ईंट है, ठीक है, एक ईंट है और इसका जो ईंट है इसका डायमेंशन जो दिया है, लेंथ स्केल दी है, ठीक है, ऊंचाई h है और साइड इसका b है। इस ईंट को इस ओरिएंटेशन से उठा करके ऐसा ऐसा आप इसको रख रहे हो, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन हमने चेंज कर दिया है ऐसे। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमें वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, ठीक है, वर्क यहाँ पर कितना करना पड़ेगा। ये जो L है ना, ये ऊपर उठ के चला गया होगा ऐसे, ठीक है, वर्क यहाँ पर कितना करना पड़ेगा। तो हमने ये बताया था कि इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, हम सबसे पहली बात रेफरेंस लेवल एक चूज कर लेते हैं, बेस वाला पॉइंट, ठीक है। ये बेस वाला पॉइंट क्या था, रेफरेंस लेवल। यू इनिशियल क्या लिखेंगे, देखो अभी हमने स्टार्टिंग में ये बात बताई थी आपको, यू इनिशियल बनेगा mgh/2। आप सिर्फ इसको उठा के रख रहे हो, मतलब कि आपने सेंटर ऑफ मास के लोकेशन को चेंज किया, ठीक है। यू फाइनल कितना आएगा बोलो, यू फाइनल आएगा mg/L/2। वर्क हमने कितना किया है, तो वर्क हमने किया होगा W बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। कितना आएगा देखो, यू फाइनल कितना है mg/L/2, यू इनिशियल कितना है mgh/2, ठीक है। तो फाइनली W कितना आएगा बोलो, mg/2 इंटू L माइनस एच, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा चुटकुला था, बाकी इस पर अभी हम लोग पूरी कहानी डिटेल में जाके समझेंगे। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक होने वाला इस टॉपिक के भी यहाँ पे, ये बात हमने आपको पहले समझा रखी है कि आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में प्राण निकल जाएंगे भाई साहब के, ठीक है। तो उस चीज़ से बचना है, जो कष्ट उसको कम करना है, तो सबसे पहले आपको कहानी समझनी है, लॉ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन आप देख लो, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार इसको। चलिए एक छोटा सा चुटकुला और हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो एक रॉड है,
ये रॉड ऐसे रखे थे, ठीक है, एक रॉड है, या फिर इसको हम पहले हॉरिजॉन्टल केस मान लेते हैं, एक रॉड हॉरिजॉन्टल में ऐसे पड़ी है और ये पॉइंट इसका है जहां पे कील लगी है, ठीक है। इस रॉड का मास m है, लेंथ l है। रॉड को तुम्हें उठा करके इसको वर्टिकल रखना है ऐसे, ठीक है, रॉड को ऐसे वर्टिकल, कितना वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। थिन रॉड इसको हम लोग कह सकते हैं, ये क्या है, एक थिन रॉड है। तो एक छोटा सा चुटकुला है, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा, कितना बन जाएगा बोलो, कितना बनेगा भाई। थिन रॉड का मतलब कि सेंटर ऑफ मास जो इस रॉड का होगा बिल्कुल जरा सी ऊंचाई पर होगा, अगर हम रेफरेंस लेवल इसको ही मान के चलेंगे, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल थोड़ा ऊंचाई पर होगा, तो यू इनिशियल क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 0। और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास इस रेफरेंस लेवल से कितना ऊपर होगा, L/2 ऊपर। यू फाइनल कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा mg L/2, ठीक है। अब तुम ये बताओ, जो वर्क होता है, जो हम लोग वर्क करेंगे, वर्क कितना होगा, दैट इज चेंज इन एनर्जी। अब यहाँ पर कौन सी एनर्जी में चेंज है, पोटेंस एनर्जी, ठीक है। तो तुम लिखोगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा बोलो, ये बन जाएगा mg L/2, ठीक है। क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा है कि मान लो एक रॉड है, रॉड थी, इनिशियल ये ओरिएंटेशन था इसका θ1, ठीक है, रॉड है, थिन रॉड है, इसका इनिशियल ओरिएंटेशन ये है, इसको हम उठा करके ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। ये इसका फाइनल ओरिएंटेशन, ये इनिशियल पोजीशन इसकी और ये फाइनल। तो इनिशियल टू फाइनल जाने में कितना वर्क करना पड़ा होगा। तो सबसे पहले इसके सेंटर ऑफ मास से पूछो, सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे, वो होगा ठीक सेंटर पे। कहाँ पे होगा बच्चों, सेंटर पे, ठीक है। अगर लेंथ इसकी L थी तो ये बन जाएगा L/2, वर्टिकल ऊंचाई जो h बनेगी कितना बन जाएगी, इस रेफरेंस लेवल से L/2 sin θ1, ठीक है। और यहीं से हमने क्या किया, इसको θ2 विस्थापित किया, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर पे होगा। ये इसके लिए वर्टिकल ऊंचाई ये हो जाएगी, ठीक है, कितना होगी बोलो। अगर θ2 हमने माना, ये रेड कलर से हमने बनाया, इसको हमने θ2 मान लिया, ठीक है। तो इसको h1 लिख लो, h2 कितना आएगा, वो आएगा L/2 sin θ2 बन जाएगा। और जब हमने वर्क किया है, वो वर्क एनर्जी को चेंज करने में खर्च हुआ। हमेशा आपको यहाँ पे डेल्टा यू लिखना है, डेल्टा यू, डेल्टा के, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के, हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक करना है, ठीक है। तो फाइनल कितना लिखोगे, mg L/2 sin θ2 माइनस mg L/2 sin θ1, ये W आ जाएगा। तो फाइनली W बनेगा mg L/2, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा बच्चों, sin θ2 माइनस sin θ1, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। कहानी थोड़ा सा और गंभीर बनाया जाए, चुटकुलों में मज़ा नहीं आ रहा। चलिए एक छोटा सा चुटकुला है जो कि आप पहले से कर चुके हो, कि मान लो एक टेबल थी, इस टेबल पर चेन कुछ ऐसे, चेन को हम थोड़ा सा रंगीन बनाते हैं ना, चेन को टेबल पर, ठीक है, चेन का कुछ पार्ट टेबल पर था और कुछ पार्ट टेबल के
नीचे था। ठीक है, कुछ पार्ट टेबल के ऊपर, कुछ पार्ट टेबल के नीचे। तो चेन का कुछ पार्ट टेबल के ऊपर है, कुछ पार्ट टेबल के नीचे। ठीक है, और चेन का नाम था यहाँ पे यूनिफॉर्म चेन, यूनिफॉर्म चेन, है ना। अब इसका जो पार्ट टेबल के नीचे है, टोटल लंबाई का nth पार्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म चेन, इसका मास m मान लिया गया, लंबाई इसकी l है। क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया, आप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि जो टेबल के नीचे चेन हैंग करे, इसको वापस टेबल पे रखने पर कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, वापस टेबल पे रखने पर कितना वर्क करना पड़ेगा। तो तुम्हें ये बात पता है कि यार अगर इसको हम खींचेंगे तो खींचने में बल लगाना पड़ेगा, और बल जो हम यहाँ पे लगाएंगे वो बल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल होगा। हम चेन को बस खींचना चाहते हैं, खींचने का मतलब कि विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करना है, आपको बहुत धीरे धीरे खींचना है। ठीक है, आप इस साइड से फोर्स अप्लाई करोगे, वो फोर्स क्या करेगा, टेबल को और चेन को क्या करेगा, ऊपर खींचेगा। अच्छा, अभी ज़्यादा पार्ट हैंग कर रहा तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हमने थोड़ा सा टेबल पर चेन खींचा तो यहाँ पर वेट और कम हो गया, इसको हमें और कम करना है, क्योंकि हमें इस चेन की काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं करना है। अगर आपने ये कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया तो स्टार्टिंग में तो आपने ये पता चला कि 100 न्यूटन आपने अप्लाई किया और 100 न्यूटन इसका वेट है, तो ठीक है, आपने इसको जस्ट खींच लिया। बट कुछ टाइम बाद अगर कुछ इसका पार्ट टेबल के ऊपर आएगा तो मान लो यहाँ पर वेट नीचे बचा 90 न्यूटन और आप यहाँ पर अप्लाई करके बैठे हो 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन क्या करेगा, इसको ऊपर खींचेगा और साथ में दौड़ाएगा भी, और हम चाहते हैं दौड़े नहीं। क्वेश्चन हमारे कि चेन को हम आराम से टेबल के ऊपर रखना चाहते हैं। आराम से रखने का मतलब विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फोर्स यहाँ पर कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वेरिएबल। और वेरिएबल का दूसरा नाम क्या होता है हिंदी में, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करो भैया, तुम्हारे पास एक तरीका है सेंटर ऑफ मास वाला। इनफॉर्म शब्द है तो इनफॉर्म शब्द का मतलब होता है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास ठीक कहाँ पर होगा, बॉडी के सेंटर पे। अच्छा, जो लेंथ है हमारे पास टोटल कितना है, L/N, इसका सेंटर, इसके ठीक सेंटर, इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा ठीक सेंटर पे कितना नीचे होगा, टेबल के सरफेस से इस वाले से कितना नीचे होगा, देखो कितना नीचे होगा, L/2N। तो अब तुम्हें चेन से मतलब नहीं रखना, किससे मतलब रखना है, इस चेन के सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, चेन का सेंटर ऑफ मास नीचे कितना है, इस टेबल के सरफेस से L/2N। अच्छा, जो मास यहाँ पे रखा जाएगा, चेन जो हैंग हो रही है इसका मास कितना आएगा बोलो, जो पार्ट हैंग कर रहा M' इसको मान लो, M' कितना होगा, टोटल मास बाई टोटल लेंथ इनटू वो लेंथ जो टेबल के नीचे कितना है, L/N। L से ख़त्म करो, M' कितना आएगा, जो मास टेबल के नीचे कितना आएगा, वो M/N आएगा। सिंपल सा तरीका बचा आपके पास। रेफरेंस लेवल कहीं पर भी मान सकते हैं, ये हमारा रेफरेंस लेवल, ये क्या है, रेफरेंस लेवल। और हम जानते हैं रेफरेंस लेवल से नीचे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है, नेगेटिव। तो यू इनिशियल क्या बनेगा बोलो, यू इनिशियल बनेगा माइनस का M' G इंटू H, ये H होगा, है ना। बोलो यू इनिशियल क्या लिखें, M' कितना बनेगा, M/N, H कितना आएगा, L/2N। फाइनली यू इनिशियल क्या बनेगा बोलो, यू इनिशियल बनेगा माइनस का Mg इंटू L/2N का स्क्वायर, ये बनेगा। अच्छा, जब टेबल पर चेन आ जाएगी वापस पूरी तरीके से, तो सारी चेन कहाँ पे आ गई, रेफरेंस लेवल पे, मतलब कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एंटायर चेन विल बी 0। और जो हमने वर्क किया है वो वर्क हमेशा डेल्टा यू के बराबर होगा। ठीक है, वर्क हमने जो भी किया किसके बराबर होगा, डेल्टा यू के।
डेल्टा यू कितना है देखो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल है कितना 0, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, कितना बन जाएगा बोलो आंसर, mg/2n²। इसको तुम फार्मूले की तरह डाइजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, नीट वाले तो चुटकुला पूछते हैं। जैसे मान लो चेन जो है, चेन का L/3 पार्ट टेबल के नीचे, इसको वापस टेबल पर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इनका मतलब जो ये बाई नंबर है ना, ये नंबर आएगा यहाँ पे, L/n का मतलब कि कितना भाग टेबल के नीचे, ठीक है। बताओ वर्क का फार्मूला क्या लिखोगे डायरेक्ट आप, mg इंटू टोटल लेंथ और बाई में 2n², n का मतलब कि l के साइड में जो आपके पास नंबर डिवीजन में आएगा उसका स्क्वायर करना है, कितना आएगा बोलो, mg/l और बाई में 9 × 2 18, ये आ जाएगा, ठीक है। कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फार्मूला तो अप्लाई कर ले जाता है लेकिन वो गलत अप्लाई कर ले जाता है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो पार्ट हैंग कर रहा वो 2l/3 पार्ट हैंग कर रहा, कितना 2l/3, तो इनका वैल्यू क्या रखा जाएगा बोलो, चलिए इनका वैल्यू बताओ यहाँ पर क्या रखेंगे, ये चीज़ आई समझ में। इससे पहले देखो बाई 3 तो हमने यहाँ पर बाई 3 का स्क्वायर कर लिया, तो ये 1 बाई तुमने यहाँ पर जो लिखा था वो 3 और बाई में 1, 3 बाई में 1 उसका स्क्वायर किया था। भाई 1 ऊपर है लेकिन 1 को हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया, 3/1 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर कितना 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे। अब बच्चा गलती क्या करेगा उस चीज़ को हम बता रहे हैं, गलती करेगा कि डायरेक्ट बच्चा यहाँ पर 2/3 का स्क्वायर कर लेगा, जो कि आंसर गलत आएगा। आपको लिखना क्या है, 3 और बाई में जो ऊपर नंबर, बाई में कितना है 3, ऊपर नंबर कितना 2 है, तो 3/2 का स्क्वायर, ये करना होगा तुमको। W कितना आएगा देखो, mg/l और बाई में देखो कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और बाई का 4 जो ऊपर जाएगा इस 2 से खत्म होगा तो ऊपर 2 बचेगा, और बाई में देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 2/9 आएगा। अब इसको बाई मेथड सॉल्व करोगे तो आंसर हमारा ये आना चाहिए। यू इनिशियल तुम क्या लिखते बोलो, यू इनिशियल लिखते -m-g और इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, ठीक सेंटर पे, कितना रहेगा बोलो, कितना आएगा 2l/3 पे, 2l/6, 2l/6 पर सेंटर ऑफ मास होगा। m डैश कितना होगा, टोटल मास बाई टोटल लेंथ इंटू 2l/3, ठीक है। तो आंसर m डैश कितना आएगा हमारा, m डैश आएगा 2m/, ये m डैश आ गया। यहाँ पे डाटा रख के देखो, u इनिशियल कितना आएगा 2m/3 इंटू जी इंटू 2l/6, कुछ खत्म हो सकता है देखो, 2 से खत्म करें कितना आएगा, ये 3 आएगा और 3 × 3 9, मतलब कि बन जाएगा 2mg/l और बाई में 9, ठीक है, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए एक बेसिक सा ये चुटकुला हो गया। अब थोड़ा सा इसमें हम लेवल बढ़ाते हैं, आगे चल के अभी हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर चर्चा और करेंगे, बट अभी हमें उन न्यूमेरिकल पर फोकस करना है जो वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस है। आगे चल के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस होंगे न्यूमेरिकल्स। एक बढ़िया क्वेश्चन और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम लोग कहेंगे। क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि एक यू शेप में एक ट्यूब है, ठीक है, इस ट्यूब में दोनों साइड ऐसे
लिक्विड भर दिया गया, ठीक है, और बीच में एक पार्टीशन ऐसे बना दिया गया, ठीक है, एक मतलब जो है दीवार टाइप में बना दी गई है, और इसमें एक साइड लिक्विड हमने ज़्यादा ऊंचाई तक भरा, सेम लिक्विड है, अलग लिक्विड नहीं है, सेम लिक्विड है, और एक साइड हमने कम ऊंचाई तक, ठीक है, वो कम ऊंचाई हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पाइप का है वो ए है, दोनों साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो सेम है, ठीक है। अब जो लिक्विड कॉलम की हाइट है, एक साइड h1 है और एक साइड h2 है, ठीक है, ये पार्टीशन बीच में लगा है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ पे रो है। तुम ये बताओ कि अगर पार्टीशन हटा दिया जाए तो क्या लिक्विड कॉलम की जो डिफरेंस ऑफ हाइट है वो सेम रहेगी, डिफरेंट रहेगी? सेम रहना चाहेगी भाई। यहाँ पर लिक्विड कॉलम की हाइट कम, यहाँ पर लिक्विड कॉलम की हाइट ज़्यादा है। ये तब है जब यहाँ पर बीच में पार्टीशन है, इस साइड का लिक्विड इस साइड आना चाह रहा बट ये आ नहीं पा रहा। जैसे पार्टीशन हटाएंगे तो लिक्विड अपनी मर्जी से नीचे आएगा और इधर लिक्विड ऊपर जाएगा। ये तब तक होगा जब तक दोनों कॉलम में लिक्विड के लेवल बराबर ना हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि लिक्विड कॉलम जब बराबर हुआ तो बराबर किसने किया है? इधर वेट की बात करें, इधर वेट लिक्विड कॉलम पे ज़्यादा, इस साइड कम है, तो ज़्यादा वेट की वजह से ही लिक्विड क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, और जो वेट ज़्यादा है उस वजह से लिक्विड नीचे आ रहा, यहाँ पर लिक्विड ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर किसने वर्क किया है? ग्रेविटी ने किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बना, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इन इक्विलाइजिंग द लेवल ऑफ लिक्विड, इक्विलाइजिंग द लेवल ऑफ लिक्विड। बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, जे लेवल का न्यूमेरिकल कह सकते हैं इसको हम लोग, इक्विलाइजिंग द लेवल ऑफ लिक्विड। भाई ये तो बात है कि यहाँ पर हाइट ज़्यादा थी लिक्विड कॉलम की, यहाँ पे कम थी, वेट यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पर वेट कम, तो इसका जो वेट है इसको नीचे खींचेगा, ये ऊपर जाएगी, नीचे आएगा लिक्विड। ये बात तब तक होती रहेगी जब तक दोनों कॉलम में लिक्विड का जो लेवल है बराबर ना हो जाए। और ऐसा किया किसने होगा? ग्रेविटी ने, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि हमने इसको खींचा है अलग से, ये अपनी मर्जी से आया है और मर्जी इस गैस को ग्रेविटी नीचे ला रही है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी ने यहाँ पर लेवल को इक्वलाइज करने में कुछ वर्क किया होगा, ठीक है। तो स्क्रीन पॉज करके आप इसको सॉल्व करें, फिर आप आंसर मैच करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। आइए अब इसको समझते हैं हम लोग। देखिए कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जो लेवल ऑफ लिक्विड है दोनों कॉलम में बराबर हो जाएगा, लेवल ऑफ लिक्विड कॉलम दोनों में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लेवल जैसे यहाँ तक आ गया होगा, ठीक है, लेवल जो है यहाँ तक ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं इसको, ठीक है। ऐसे लेवल जो है दोनों कॉलम में, ये बात पहले से पता है कि दोनों कॉलम में लिक्विड का लेवल बराबर हो जाएगा, है ना। चलो ये बताओ कि क्या एनर्जी में कोई चेंज है? अगर एनर्जी में चेंज है तो वर्क होगा, एनर्जी में चेंज नहीं मतलब कि वर्क नहीं होगा। और पहली बात, ये लिक्विड नीचे आना चाह रहा क्योंकि अभी अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बॉडी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहती है, ठीक है। तुम जमीन पर आंख बंद करके टहलो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अब आप 10 महल एक बिल्डिंग के ऊपर आंख बंद करके टहलो, जैसे मौका मिलेगा आप सीधा नीचे आओगे। नीचे क्यों आना चाहते हो? क्योंकि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए बॉडी कहाँ आना चाहेगी? नीचे आना चाहिए। समझ में आ रही बात?
तो अभी शायद ऐसा है कि यहाँ पर इस केस में पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ज़्यादा है, तभी इस सिस्टम में कन्वर्ट होना चाह रहा है ये। अगर सिस्टम में पहले से स्टेबिलिटी होती तो शायद इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाहता है। अगर इसमें कन्वर्ट होना चाह रहा है इस सिस्टम में, या इस टाइप से लिक्विड अपने आप को अरेंज करना चाहता है, मतलब कि शायद इस तरीके से लिक्विड ज़्यादा स्टेबल है और यहाँ पर कम स्टेबल था। तो कुल मिला के ये बात पहले से पता कि यहाँ की जो एनर्जी होगी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज होगा नहीं। इनिशियल लिक्विड रुका था, फाइनल भी कैसा है, रुका हुआ है। ठीक है, चेंज किस में हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। और एक बात तुमको पहले से पता होनी चाहिए कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इनिशियल ज़्यादा होगी। कम क्यों कहा हमने, क्योंकि अपनी मर्जी से ये सिस्टम इस तरीके से अपने आप को व्यवस्थित करना चाह रहा। अगर अपनी मर्जी से ऐसा करना चाह रहा मतलब कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाह रहा। तो कम करने के मतलब कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, यू फाइनल होगा ये यू इनिशियल, और आपको पहले से हम बता दें कि यू फाइनल इनिशियल से कम होगा। इनिशियल ज़्यादा है तभी सिस्टम अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित कर रहा कि इसको इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम मिल सके। तो अंतिम अगर कम है, प्रारंभिक ज़्यादा है, तो हमने भी पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है कि किसने वर्क किया, हमने किया कि ग्रेविटी ने किया कि कंजर्वेटिव फोर्स ने किया, हमें इस पर चर्चा नहीं करनी। ऑलवेज डेल्टा यू, ऑलवेज डेल्टा यू क्या बनेगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब आप देखो फाइनल कम इनिशियल ज़्यादा, मतलब कि आंसर क्या आएगा हमारा, पहला पॉइंट निगेटिव आंसर। कैलकुलेशन है बड़ा, कैलकुलेशन इसका बड़ा है, लेकिन आप समझो कि अगर बच्चे को ये चीज़ पता है कि आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा, मतलब कि बच्चा लगभग 75% क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है। 4 ऑप्शन मान लो कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि प्लस में है, एक ही ऑप्शन निगेटिव में, तो आंसर उसको टिक करो, आगे बढ़ जाओ। आपको जरा से नहीं सोचना है, क्योंकि आंसर हमारा गारंटीड नेगेटिव में आना तय। समझ में आ रही बात। अगर 4 में से 2 ऑप्शन प्लस में है तो उनको हटा करके 2 पर ही चर्चा करना तुम्हें। ठीक है, तो कुल मिला के तुम्हें याद रखना है कि इस केस में आंसर क्या बन रहा है हमारा, निगेटिव बन रहा। निगेटिव आएगा, हमने इसको ऐसा नहीं कि हमने इसको रटा है, बस हमको पता है कि आंसर इसका निगेटिव आएगा तो आएगा, तरीका पता है। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले यू इनिशियल लिखेंगे। बहुत आराम समझिएगा। यू इनिशियल कितना होगा, इस कॉलम में जो मास है उस मास को हम कहाँ पे रखेंगे, ठीक सेंटर पे। कितना ऊंचाई पर बोलो, h1/2। इस कॉलम में जो मास है उसको हम कहाँ पे रखेंगे, सेंटर पे। बोलो कहाँ पे रखेंगे, इस लेवल से h2/2 पे। रेफरेंस लेवल हम अपने लिए सुविधा के लिए यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, ये रेफरेंस लेवल है, इस केस का भी रेफरेंस लेवल यही चलता चला जाएगा। यू इनिशियल क्या लिखोगे, बोलो मास यहाँ पर इस कॉलम में जो लिक्विड है m1 है और इस कॉलम में लिक्विड का मास m2 है। यू इनिशियल क्या लिखा जाएगा, बोलो m1g h1/2। और चूंकि रेफरेंस लेवल दोनों ऊपर है, दोनों का मास और दोनों पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ऐड होगी। m1g h1 प्लस m2g h2/2 बनेगा। अच्छा, मास हमको दिया नहीं है, उसकी जगह पे व्यवस्था दी है डेंसिटी और वॉल्यूम वाली, है ना। मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, a इंटू h1 इंटू जी h1/2। यहाँ पर इसको रिप्लेस करना इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी एरिया हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कितना है, h2 जी इंटू h2/2 ये बनेगा। चलो यू इनिशियल बोलो कितना आएगा। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, रो ए जी बाई 2 कॉमन है। अंदर क्या बचा बोलो, h1² प्लस h2²। ठीक है, ये यू इनिशियल हमारा इन टर्म्स ऑफ गिवन डाटा, जो डाटा गिवन था उसके टर्म्स में आंसर हमारा आ गया। बताओ यू फाइनल क्या लिखोगे, यू फाइनल क्या लिखा जाएगा बोलो। अच्छा, अब इस बार दोनों कॉलम में मास क्या होगा, बराबर हो जाएगा। और मास हम कहाँ पे रखेंगे, ठीक सेंटर पे। क्या मास सेंटर पे यहाँ पे आया होगा। ये जो हाइट होगी रेफरेंस लेवल से कितना होगी, h/2। मास इस साइड भी m आएगा और इस साइड भी तुम इसको कहाँ पे रखोगे, सेंटर पे। तो फाइनली ये भी मास कितना आएगा, m आएगा। ठीक है,
चलो यू फाइनल क्या लिखेंगे, मास इंटू ग्रेविटी इंटू रेफरेंस लेवल से हाइट, हाइट कितना बन रही बोलो, h/2। मास बराबर क्या लिखेंगे बोलो, अच्छा इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एक साइड का आपने कैलकुलेट किया, इतना इस साइड भी आ रहा होगा, तुम क्या करें 2 बार लिखने की बजाय एक बार लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। 2 से 2 खत्म कर लो, क्या बनेगा फाइनली बोलो mgh। अब यहाँ पर भी मास हमको दिया नहीं है, मास बराबर क्या लिखोगे, डेंसिटी एरिया हाइट ग्रेविटी इंटू हाइट, फाइनली क्या बना रो ए जी इंटू एच स्क्वायर। अब इसमें क्या डाटा नोन है, एच कैसे लाओगे, ला सकते हैं इस लिक्विड कॉलम का मास प्लस इस लिक्विड कॉलम का मास बराबर इस कॉलम का मास प्लस इस कॉलम का मास। ये तो मास तो चेंज होगा नहीं, मैं यहाँ पर मास थोड़ा कम होगा, यहाँ पर मास थोड़ा बढ़ेगा, बट टोटल मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ये कहानी नंबर हमारी दूसरी हो गई, ठीक है। चलो देखो टोटल मास कितना हमारे पास है, पहले कितना है m1 प्लस m2 और अब कितना है m प्लस m दैट इज 2m, ठीक है। बोलो बोलो m बराबर क्या बनेगा, m1 प्लस m2 बाई 2 ये बनेगा। अब डाटा इसमें रख लो, मास बराबर क्या लिखोगे, डेंसिटी एरिया इंटू हाइट, m1 कितना लिखोगे, डेंसिटी एरिया हाइट प्लस डेंसिटी एरिया हाइट बाई 2। देखो यहाँ से h कितना आएगा, ये आएगा h1 प्लस h2 बाई 2। समझ में आ रही बात। अब ये डाटा यहाँ पे रख लो, u फाइनल कितना बनेगा, रो ए जी एच स्क्वायर मतलब कि h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर और बाई 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम लोग। अब आप कहानी को समझ सकते हैं, ये थर्ड इक्वेशन मान लो। अब जो वर्क हुआ है, वर्क कितना है बोलो, u फाइनल माइनस u इनिशियल। u फाइनल कितना हमारे पास, रो ए जी एच बाई 4 इंटू h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर माइनस कितना है ये, रो ए जी बाई 2 h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, रो ए जी बाई 2 क्या है अंदर, h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, ले सकते हैं। रो ए जी बाई 2 हम बाहर ले लेते हैं, तो बनेगा रो ए जी बाई 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा देखो, h1 स्क्वायर नहीं h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर है ना, h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये बाई 4 बाई 2 के अंदर रह जाएगा, माइनस अंदर क्या बचेगा इसमें बोलो, h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक पहले आप इसको देख लो, फिर एक साइड का मटाएं, ठीक है। इधर से मटा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। यू इनिशियल ये था, फाइनली यू इनिशियल का ये आया था आंसर, और यू फाइनल ये बना था, डब्लू हमें खोजना था, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे। अब कैलकुलेशन बचा है और आंसर आपको पहले से पता किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। डब्लू बराबर देखो क्या बनेगा, इसको आप ओपन करो, रो ए जी बाई 2 ये बनेगा। बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस 2h1 h2, और बाई 2 है तो आप h1 स्क्वायर बाई 2 प्लस h2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2h1 h2 जगह पर h1 गुणे h2 लिख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख लें h1 स्क्वायर बाई 2 प्लस h2 स्क्वायर बाई 2 प्लस h1 गुणे h2, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर ये माइनस साइन अंदर भेजो, क्या बनेगा, माइनस h1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर बनेगा। अब क्या करें, इसमें थोड़ा सा कलाकारी है ना।
ये प्लस का h1 स्क्वायर बाई 2 माइनस का h1 स्क्वायर बाई 2 क्या बन जाएगा बोलो, रो ए जी बाई 2। बाली वाले बच्चे ध्यान दें, h1 स्क्वायर माइनस में और ये प्लस का h1 स्क्वायर बाई 2 कितना बनेगा, माइनस का h1 स्क्वायर बाई 2 माइनस का h2 स्क्वायर बाई 2 प्लस h1 गुणे h2 बनेगा। चलो इसमें क्या करें हम, थोड़ा सा कलाकारी ये करते हैं। W बराबर रो ए जी बाई 2 और माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस साइन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा बोलो, h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर माइनस 2 h1 गुणे h2 और इस पूरे का बाई 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा तो बन गया होगा बाई 4। ये क्या दिख रहा है देखो, h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली जो आंसर की शक्ल होगी माइनस रो ए जी बाई 4, अंदर बचेगा h1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर। ठीक है, ये फाइनली आंसर है इसका। और हमने आपको पहले ही बताया था कि आंसर हमारा माइनस में ही आएगा और माइनस में आया। ठीक है, नहीं, ये h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की शक्ल है इसकी, तो बन जाएगा h1 माइनस h2 का होल स्क्वायर। अब आप इसको देखो, h1 h2 से क्या है यहाँ पर ज़्यादा है, तो ओवरऑल देखो अगर ये कम भी होगा ओवरऑल कहें तो ये यहाँ पर प्लस ही आएगा क्योंकि इसका स्क्वायर है। समझ में आ रही बात? तो ये माइनस साइन तो माइनस ही बना रहेगा, यहाँ पर भले ही कम ज़्यादा आवे आंसर, ये कम है ज़्यादा उससे मतलब नहीं, चूँकि स्क्वायर करने पर प्लस है प्लस रहेगा, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कैसे बना यहाँ पर, माइनस का। तो अब ये क्वेश्चन जो है ना जेई लेवल का कहा जा सकता है, जिसमें बढ़िया कैलकुलेशन, बढ़िया कॉन्सेप्ट था और वर्क एनर्जी थ्योरम का बेहतरीन न्यूमेरिकल कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप इसको देख लो और ऐसा न्यूमेरिकल अभी हम आपको करवाएंगे आने वाली 2-3 क्लास जो भी इस चैप्टर की, उन सब में न्यूमेरिकल का लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बेसिक मजबूत करने के लिए हमने आपको पहले बताया कि आपको सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सीखना पड़ेगा। अगर वो चीज़ आती है तो तुम चैप्टर में मान के चलो कि लगभग 75% कष्ट कम कर चुके होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ना। बाकी तुम लोग समझदार हो। थैंक यू।